हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग अभी फैराडे लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैराडे लॉ। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एन फैक्टर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था कि रिडॉक्स पूरा आप अच्छे ढंग से देखे रहिएगा। एन फैक्टर यानी वैलेंस फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, ये सब आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मैंने वैसे इस चैप्टर में आपको एन फैक्टर भी पढ़ाया, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फिर इस पर बेस्ड फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ। और पिछले छोटे से वीडियो में मैंने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट नंबर। इन सब चीज़ों को आप अच्छे ढंग से स्टडी कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम लोग अभी उसी थ्योरी पर बेस्ड जो पीछे पढ़े थे फैराडे का लॉ, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिलेशन, कुछ फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ, जिसका रिलेशन आपको कभी कभी काम पड़ सकता है इस पूरे चैप्टर के दरमियान। चलिए उसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। अंडरस्टूड है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला समझिए, फिजिक्स में आप इसको पढ़ते हैं या 9th-10th में पढ़े होंगे, और नहीं तो अभी जस्ट आपका 12th में फिर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पढ़ेंगे। वैसे ही बहुत कॉमन फॉर्मूला है, हमको लगता है सर 9th-10th में आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको वोल्ट में एक्सप्रेस करना है हमको, है ना, और जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको कूलम्ब में लेना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को कूलम्ब में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज के बराबर, ठीक है। और ये बात समझ में, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट किए, V, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से इंडिकेट किए। तो V लेना है वोल्ट में और Q लेना है हमको कूलम्ब में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V और क्वांटिटी ऑफ चार्ज हो गया Q। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल हो गया V इंटू Q, और हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T। तो V इंटू I इंटू T, I T कहाँ से लाए, है ना, चूंकि हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है I इंटू T, ठीक है। तो इस Q के जगह पर IT बैठा दिए, है ना। तो V इंटू Q इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I इंटू T। अब यहाँ देखिए V इंटू I, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट इन एम्पियर, V इंटू I, इसको पावर कहा जाता है, ठीक है, पावर कहते हैं इसको हम लोग। तो V इंटू I जो है यहाँ पर, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इन एम्पियर पावर कहलाता है, ठीक है। तो V इंटू I क्या हो जाएगा, पावर। पावर का यूनिट क्या हो गया, वाट, यानी वाट इक्वल टू V इंटू I, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। तो V इंटू I के जगह पर क्या लिखे, पावर। T का जो लिखा हुआ है T इन सेकेंड, लिख दिया T इन सेकेंड, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पावर यहाँ से निकाले, पावर इन वाट, ये पावर किसके बराबर है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम पावर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में T से डिवाइड कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इनटू में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इन वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय T। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय T लिख दिए, क्लियर है। तो 1 वाट जो होगा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 1 बैठाते हैं, यहाँ 1, यहाँ भी 1 वाट क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड, यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, क्लियर है। और 1 जूल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब। यहाँ देखो वोल्ट में लेना है, ये कूलम्ब में लेना है इसको, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वोल्ट इंटू कूलम्ब। तो 1 जूल इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब, यहाँ लिखा है 1 जूल इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम्ब। अगर यहाँ से 1 वोल्ट निकालेंगे तो 1 जूल बाय 1 कूलम्ब, कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो पावर इन वाट जो यहाँ लिखे हैं, यही लिखा है पावर इन वाट, है ना, जो क्या होगा वोल्ट इंटू I के बराबर, वोल्ट इंटू I के बराबर, ठीक है, क्लियर है। और ये बात समझ में, तो इसको चलिए इस तरह बता दिए हैं, इसका बहुत ज़्यादा जहाँ काम करेगा देखेंगे थोड़ा सा,
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फैराडे लॉ। बच्चों आपके सामने देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर फैराडे के लॉ को बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, सबसे छोटा और सबसे आसान क्वेश्चन, क्योंकि आगे जो आप टिपिकल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं या आप जो सॉल्व करने वाले हैं वो यहीं से स्टार्ट होगा। जब तक हमको ये सब चीज़ नहीं आएगा करने, तब तक हम फैराडे लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन सबको आसानी से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। सबसे इनिशियल और सबसे आसान सवाल इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। सबसे पहला देखिए यहाँ क्या लिखा गया, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आप तुरंत समझ पाइएगा। क्या कहता है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। यानी आपके बोर्ड पर हम अभी दो रिएक्शन लिखेंगे अलग अलग, और दोनों रिएक्शन में आपको क्या पूछा गया है, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कराना होगा आपको। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन आप दिमाग लगा पा रहे हैं, 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2+, यानी MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, बोलिए, Mn2+। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसके 1 मोल को कंप्लीट कराने में कितना चार्ज मेरे को लगा होगा इसमें। सोचिए, आप खुद सोचिए तो क्या हो सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 1 मोल मैंने आपको MnO4 माइनस दिया, इसको अगर हमको इसमें चेंज करना है, ठीक है, तो कितना चार्ज लगेगा, कितना फैराडे या कितना कूलम्ब हमको इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होगा। ठीक है, बताइए, है ना, आप सोच पा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा मालूम है, +7। कैसे, देखो Mn का हम X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है, और हम रूल्स क्या पढ़े हैं कि सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इस पर उपस्थित चार्ज के बराबर, इसके ऑक्सीडेशन नंबर का सम इस पर उपस्थित चार्ज के बराबर कर दिए। यहाँ x -8 इक्वल टू -1, इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया, +7। देखो अब आप लोग 12th में जा चुके हैं और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का अभी भी हम लोग इस तरह से लेंदी प्रोसेस की तरफ जाते हैं और इतना टाइम अगर इसमें टेकिंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर IIT मेंस या मेडिकल के बारे में सोचना ही बेईमानी हो जाता है। हर आप छोटे छोटे चीज़ पर टाइम फालतू का बर्बाद करिएगा, उसके बाद उम्मीद करेंगे कि मेरा IIT हल होना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ अब तक सीख जाना चाहिए कि हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूला में सिंबल के ऊपर बैठा सके। अगर आप नहीं बैठा पाते हैं, इतना टाइम लेते हैं, इससे हमको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप और टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीखना अल्टीमेटली मकसद है। सारे बच्चे IIT मेंस मेडिकल निकालने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा, चाहे जैसे सीखिए। उसी सीखने में चलिए, हम तो ऐसे बच्चे के लिए बोल रहे थे कि जो IIT या मेडिकल निकालना चाहते हैं या उसके लिए मेहनत करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ तुरंत निकालने आना चाहिए, है ना। चलिए आइए, यहाँ +7 हो गया और यहाँ Mn पर +2 ऑक्सीडेशन चार्ज है, तो हम पढ़े हैं किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उस पर चार्ज होता है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड में क्या हो गया, +2। अब आप बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ +7 से +2 कैसे हो गया होगा, बताइए क्या हुआ होगा जो +7 से +2 हो गया होगा। सोचिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, सोचिए। चलिए, अब जब सोच रहे हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहा होगा 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। जो 5 भी नहीं सोच पा रहे हैं उनके साथ तो समस्या है। ठीक है, तो 5 यहाँ आ रहा है कि 5 का लॉस या 5 का गेन, कंट्राडिक्शन यहाँ पर है। तो कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं 5 का लॉस हुआ है, तो सोचिए, है ना, कि 7+ तो पहले से था, है ना, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो 7+ पहले से था, 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तब तो उसमें 12+ हो जाना चाहिए। क्या आपको यहाँ 12+ दिख रहा है? तो 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ नहीं होगा, बल्कि 7+ पहले से था, इधर 2+ अब बचा हुआ है, तो क्या हुआ होगा, 7+ काउंटर हुआ होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो 7+ और 5 इलेक्ट्रॉन यानी माइनस जो है काउंटर बैलेंस हो गया, 2+ फाइनली बचेगा।
इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। क्या हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये बात समझ में। चलो अब यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझना था। हमें ये पूछा गया है कि इसके 1 मोल को अगर हम इधर चेंज करते हैं इसके 1 मोल में, तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज लगेगा। तो देखो यहाँ पर अगर इसका हम 1 मोल कंसीडर लेते हैं, तो यहाँ 5 मोल इलेक्ट्रॉन लग जाएगा इसको 1 मोल में चेंज करने के लिए। यानी MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन 1 मोल लिए हैं, और उसको अगर Mn2 प्लस में चेंज करना हो हमें 1 मोल को, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन 5 मोल हमको लगेगा। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 5 × 96500 कूलम है ना। या इसे को हम 5 फैराडे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा है आपसे, या तो 5 फैराडे चाहिए या 5 × 96500 कूलम, 5 × 96500 कूलम या 5 फैराडे। था ना, बहुत सिंपल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन समझिए, 2 मोल्स ऑफ H2O टू O2, H2O को O2 में चेंज करना है। ठीक है, किसमें चेंज करना है, O2 में। अब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया था जिसमें 25 एलिमेंट का एक सीरीज बनाया था। तो वहां देखिए कि जब H2O से O2 बनता है तो किस केस में बनता है, ऑक्सीडेशन के केस में। H2O का जब ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगा, और H2O का अगर रिडक्शन होगा तो H2 बनेगा। ठीक है, तो आइए ऑक्सीडेशन वाला केस देखिए। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका रिएक्शन आप याद करिए, क्या मैंने लिखा था वहां पर, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस। ठीक है, और यहां लगा दिया था 2। याद आ रही है बात आपको, ये गैस है, उड़ गया गैस। अब सोचो क्या हो यहाँ कि अगर इसका 2 मोल अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन देखो कितना हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को उलट दीजिए। इस रिएक्शन को आप उलट के भी लिख सकते हैं, है ना। इसका ऑक्सीडेशन मैं ऐसे लिखूं कि O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, इससे बनेगा 2H2O। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने का काम हुआ, यहाँ पर रिडक्शन कहिए इसको। यानी 2 मोल इसका हमको प्रोड्यूस करने के लिए, H2O का 2 मोल प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का कितना लग गया जी, 4 मोल। यही तो पूछा आपसे कि 2 मोल्स ऑफ H2O to O2, है ना। तो ऐसे सोचिए या इसको उलट के सोचिए। ठीक है, एक ही बात है। 4 मोल का मतलब यहाँ क्या हो गया, 4 × 96500 कूलम या 4 फैराडे, है ना। यानी 2 मोल को अगर हम ऑक्सीजन को O2 में चेंज करते हैं, 2 मोल H2O को अगर O2 में चेंज करते हैं, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 4 × 96500 कूलम, है ना, यानी 4 फैराडे। यानी अगर हम H2O का ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्सीजन में, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन साथ में निकलता है। इसका मतलब 4 मोल मतलब क्या, 4 फैराडे आप बोलेंगे इसको। क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये पहला चीज है, अब इस चीज को अच्छे ढंग से समझ लीजिए क्या है यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके बोर्ड पर देखिए, अभी सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा है इस वीडियो का, आप इसको देखिए और कुछ देर सोचिए। जो बच्चे अगर खुद बनाना चाहते हैं तो क्या करना है, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से पहले सॉल्व करिए। ठीक है, और जो बच्चे पॉज करके बना रहे हैं ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बना रहे हैं ठीक है, जो नहीं बना रहे हैं अभी हम बनाते हैं उसको देखिए कैसे कैसे सॉल्व करना है। सो ठीक है, आइए। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes। यानी टाइम यहाँ कितना दे दिया, 10 मिनट्स। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना
कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको 4 बार पढ़ते हैं, फिर 4 बार उसको सोचने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर टाइम किल होता है। और ऐसी स्थिति में आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, और जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप तो उसमें जो गिवन है उसको नोट करते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ठीक है, आइए देखिए। तो टी हो गया 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब 10 into 60 सेकेंड यानी 600 सेकेंड। ठीक है, करंट कितना है 1.5 एम्पियर का, यानी आई कितना दिया है 1.5 एम्पियर। क्लियर है। तो कहता है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, है ना, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्लियर है, और ये बात समझ में। तो इसको हम देखो कई तरीके से बना सकते हैं सवाल को, बहुत आसान है। ठीक है, तो इससे सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि Q क्या होगा। तो Q हम जानते हैं I इंटू टी होता है। तो I कितना आपका 1.5, T कितना है 600, यानी यहां हो गया आपका 900 कूलम। कितना हो गया 900 कूलम। ठीक है, अब देखो CuSO4, अब ऐसे सवाल बना सकते हैं कि CuSO4 अब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद Cu2 प्लस में चेंज हो जाएगा और SO4 माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहां मूव करेगा कैथोड पर, ये किधर मूव करेगा एनोड पर। अब से क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो ये जब कैथोड पर जाएगा Cu2 प्लस जब कैथोड पर जाएगा तो आपको पता है कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब समझिए यहां पर कि Cu2 प्लस जो है कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो क्या बनेगा Cu। ठीक है, तो Cu इसका यहां देखो ये 2 मोल, अगर ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो बैलेंस इक्वेशन आपका। ठीक है, तो 2 मोल का मतलब क्या 2 into 96500 कूलम, इसके 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम। 1 मोल मतलब क्या है इसका मोलर मास इन ग्राम लिख दिए। अब इतना कूलम से अगर हम इतना कूलम चार्ज फ्लो कराते तो कॉपर का 63.5 ग्राम कैथोड पर डिपॉजिट होता, लेकिन हम फ्लो कितना करा रहे हैं मात्र 900 कूलम। इलेक्ट्रिक मेथड लगाइए, अब क्या लिख सकते हैं सिंस 2 into 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, क्या लिख सकते हैं 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। तो देयरफॉर हम तो यहाँ 900 कूलम भी पास कराए हैं, 10 मिनट तक पास कराया गया है 1.5 एम्पियर का करंट यानी 900 कूलम। ठीक है, तो इतना कूलम अगर पास कराते आप यहाँ देख रहे हैं इस रिएक्शन से, तो कॉपर का 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता। आप 900 कूलम से निकालिए क्या हो जाएगा बोलो, 63.5 बाय 2 into 96500 into 900 होगा इतना ग्राम। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कुछ सोचो। ठीक है, अब देखिए इसको कहां कहां काट सकते हैं, इसको सिंपलीफाई करिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। कोशिश करिए, ट्राई करिए, पुनर्वाद कीजिए इसको। क्या आता है 0.296 ग्राम। ठीक है ना, बहुत सिंपल। चलिए अब आइए यहां पर इसको हम फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है फैराडे के फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्या पढ़े फैराडे का फर्स्ट लॉ कि W इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, और Z के जगह पर हम लोग क्या बैठाते हैं, याद है Z का फॉर्मूला, याद करो याद करो। Z का फॉर्मूला क्या करे थे आप लोग, पीछे लट के देखिए। याद कीजिए फॉर्मूला को, पीछे लट के देखिए आप यहाँ पर क्या पढ़े थे सो। ध्यान में आ रहा है फॉर्मूला आप लोग को।
याद कीजिए। तो Z इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, नहीं याद आया, समझो। Z इक्वल टू था मोलर मास, ठीक है, बाय क्या था 96500 कूलम इंटू n फैक्टर, और Q की जगह पर क्या बैठाते हैं I इंटू T। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है फैराडे फर्स्ट लॉ में, जाइए इसको देखिए, आपका लिखा हुआ है, दैट्स इट। इस फॉर्मूला में सब कुछ आपको दिया हुआ है, बैठाइए निकल जाएगा, ठीक है। तो W निकालना हमको, कॉपर का मास, किसका मास निकालना है, कॉपर का, कितना डिपॉजिट हुआ है इसको, तो कॉपर का मोलर मास 63.5, आई कितना एम्पियर का है 1.5, टाइम कितना है आपका, देखिए यहाँ 600 सेकेंड। इस चीज का ख्याल रखना है कि टाइम हमको सेकेंड में लेना है, ठीक है, बाय 96500 इंटू, है ना, क्या कर रहा है यहाँ एन फैक्टर। एनीबॉडी बता सकते हैं एन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर 2, क्यों, देखिए कॉपर पर कितना चार्ज है यहाँ पर, देखो, है ना, यानी चार्ज ऑन आयन जो होता है, चार्ज ऑन आयन, इसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंस फैक्टर, किसी आयन का वैलेंस फैक्टर, और इसी को तो हम एन फैक्टर भी बोल रहे हैं ना। यहाँ Cu2 प्लस जो है, Cu2 प्लस पर कितना चार्ज लिख रहा है 2, बैलेंस फैक्टर हो गया 2, ठीक है। इसको भी सिंपलीफाई करिएगा तो वही हाल होगा जो पढ़े लिया, 0.296 ग्राम ही आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत आसान है। तो फॉर्मूला से ऐसे बना लीजिए याद रख करके, या यूनिटरी मेथड ऐसे अप्लाई करिए, जो आपको सूट कर रहा है उस मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, जो कि फैराडे के सेकेंड लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, चलिए तो कुछ बच्चे इसका फिर पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे नहीं बना पाते हैं तो उनको अभी बता रहे हैं क्वेश्चन, वो देखेंगे कैसे बनाया जाता है इसको। बाकी बच्चे जो बनाने चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आगे फिर कंटिन्यू करिए, ठीक है। कोशिश करना चाहिए खुद से भी पहले। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। Two electrolytic cells containing AgO3 and copper sulfate solution connected in series, ठीक है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि फैराडे सेकेंड लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसी में हम लोग क्या किए थे कि दो सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेकर के अलग अलग लेकर के उसको सीरीज में कनेक्ट किए थे, है ना। तो यहाँ तो वही लिखा हुआ है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, यानी यहाँ पर आई कितना दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, ठीक है, was passed through them till 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर were deposited। तो अब सोचिए कि एक कंटेनर में सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट हम फैराडे सेकेंड लॉ में पढ़े थे कि सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा, रॉड से टूट करके सॉल्यूशन में आएगा, और फिर सॉल्यूशन से जो सिल्वर आयन है वो कैथोड पर जाके जमा होगा। क्लियर है, इतना बात पढ़े थे। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। तो हम यहाँ कहा गया है कि जब हम 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो वहां आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो सेल सीरीज में कनेक्ट होगा तो सेम करंट फ्लो होगा दोनों में सेम टाइम तक। याद है ना, ये पढ़ाया गया था कि सेम करंट, चूंकि दोनों सीरीज में एक ही बैटरी से कनेक्ट है तो सेम चार्ज दोनों में फ्लो होगा और सेम टाइम तक फ्लो होगा। तो इसका मतलब यहाँ कहा गया है कि अगर हम 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो जो सिल्वर डिपॉजिट होता है 1.08 ग्राम है, 1.08 ग्राम डिपॉजिट होता है। आपसे क्या पूछा गया है, कितने समय तक करंट फ्लो कराया गया होगा, पहली बात। दूसरी बात कि कॉपर कितना जमा हुआ होगा, उतना ही समय में उतना ही करंट पर, चूंकि हम दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो जो करंट होगा, जो टाइम होगा, दोनों के लिए होगा। तो कहता है कि उतना ही करंट फ्लो होगा, अगर उसमें भी उतना ही समय के लिए कॉपर वाले में भी, तो कॉपर कितना जमा हुआ होगा। यानी दो क्वेश्चन है कि
2.5 एम्पियर का करंट, 2.5 एम्पियर का करंट कितने समय तक फ्लो कराएंगे कि सिल्वर का 1.08 ग्राम डिपॉजिट हो, टाइम पूछ रहा है, और साथ ही साथ कॉपर का वेट भी पूछ रहा है, कॉपर कितना जमा हुआ होगा। तो काफी आसान है, इतनी बात आप सोच लेते हैं तो बहुत आसान है। देखिए कैसे बनेगा। आई कितना है, इतना, ठीक है। अब देखो ये हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं। AgNO3 जो है, एनीबॉडी कोई बता सकता है किसमें टूटता होगा? Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में, ठीक है। और जब मैं आपको यहाँ पर फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ा रहा था तो आप याद करिए नीचे कि Ag प्लस जो है, ये Ag प्लस, ठीक है, वो तो आपको बाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ देखिए, सीरीज में कनेक्ट है। उस एग्जांपल को पीछे जाइए और देखिए कि वहां पर जो है किसका ऑक्सीडेशन हुआ था सिल्वर नाइट्रेट में और किसका रिडक्शन हुआ था उसी में। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो आप देखे होंगे सिल्वर ही ऑक्सीडाइज हुआ था, रॉड से टूट करके सॉल्यूशन में आया था, और सिल्वर ही फिर जाके कैथोड पर जमा भी हुआ था, ठीक है। तो वहां पर इसका मतलब कि Ag प्लस जो है इलेक्ट्रॉन एक लेकर के किसमें चेंज होता है? Ag में, है ना। ये हम देख रहे हैं Ag प्लस क्या करेगा, किस पर इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस होता है रिडक्शन, और ये प्रोसेस कहां होगा? कैथोड पर, ठीक है, रिडक्शन वही होता है। तो अब सोचिए यहां पर कि 1 मोल, इसके 1 मोल को डिपॉजिट करेगा, पहले से यहां पर 1 मोल मतलब क्या? 96,500 कूलम। इसका 1 मोल मतलब 108 ग्राम। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, ठीक है। तो अब जरा इसको उल्टा सोचिए कि सिल्वर का 108 ग्राम अगर डिपॉजिट होता है तो करंट जो है चार्ज कितना फ्लो कराया गया होगा? 96,500, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे, सिंस 108 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या चार्ज बोलिए, है ना। यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि सिल्वर का 108 ग्राम जमा होने का मतलब है कि 96,500 कूलम्ब चार्ज फ्लो हुआ होगा, है ना। तो क्वेश्चन में सिल्वर कितना जमा हुआ है? 1.08, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय व्हाट? इससे कितना गुना कम है? इससे कितना टाइम्स आपको कम दिख रहा है? 100 टाइम्स। तो यहां भी 100 टाइम्स कम हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो निकाल लीजिए 96500 बाय 108 इंटू 1.08, इतना कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हटाइएगा, नीचे आएगा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 108 से 108 खत्म, कितना बच गया ऊपर में? 965 कूलम्ब। आ रही बात समझ में? क्या मतलब निकला कि हमसे अगर कहता है 2.5 एम्पियर का 2.5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कराए हैं, ठीक है, और सिल्वर 1.08 ग्राम अगर जमा हुआ है, इसका मतलब है जो चार्ज फ्लो कराया गया है 965 कूलम्ब। क्लियर है? अब आइए हमको यहां पर Q पता चल गया। क्या है Q? क्या पता चला? Q जो चार्ज कूलम्ब में है, कूलम्ब का मतलब Q से दर्शाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T। अच्छी तरह से जानते हैं। तो Q यहाँ कितना है? 965। I कितना है? 2.5। T तो मेरे को दिया नहीं है, तो T यहाँ से निकाल लीजिए। 965 बाय 2.5 मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 386 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब है 6 मिनट 26 सेकेंड। 6 मिनट 26 सेकंड तक इसका मतलब करंट वहां से फ्लो करा गया होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए इसको समझिए। इसलिए क्वेश्चन और भी दिया, उसको भी हम लोग बनाएंगे भी, है ना। अब समझिए, इसमें कॉपर का भी मास पूछा है, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि CuSO4 जो है वो कैसे टूटा होगा? Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, और फिर ये Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बनाता है उधर वाले सेल में, उधर सीरीज में कनेक्ट है, इधर AgNO3, उधर वाले सेल में क्या लिया? CuSO4, ठीक है। तो वहां क्या होगा समझो, इसका अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर लेते हैं तो कॉपर का 1 मोल डिपॉजिट होगा,
कॉपर का कितना होगा 1 मोल, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे 2 into 96500 कूलम से 1 मोल मतलब क्या 63.5 ग्राम। आ रही बात समझ में। अब देखो ये जो यहाँ पर क्यू फ्लो हुआ है, चार्ज जो फ्लो हुआ है सिल्वर के 108 ग्राम 1.08 ग्राम को जमा करने के लिए कितना 965। अब हम जानते हैं कि दोनों सेल सीरीज में कनेक्ट है, तो जो चार्ज हम सिल्वर नाइट्रेट में फ्लो कराए होंगे उतना ही चार्ज कॉपर सल्फेट में भी गया होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के लिए आप चार्ज कितना निकालेंगे, देखिए 965। इसका मतलब ये 965 कूलम जो है कॉपर सल्फेट वाले में ही गया होगा। क्लियर तो है। तो हम लिख सकते हैं कि इतना कूलम से कॉपर कितना जमा होता है 63.5 ग्राम। इसीलिए 965 कूलम से क्या हो जाएगा 63.5 बाय 2 इंटू 96500 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 965 ग्राम, है ना। अरे बात समझ में। इसे देखो इससे ये कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 31.75 और नीचे आ गया 100, फिर डिवाइड करेंगे तो 0.3175 ग्राम। यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये बस में देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे फार्मूला। अगर पहले लिखे थे कि W इक्वल कॉपर का अगर हमको वेट निकालना है तो क्या करिएगा मोलर मास ऑफ कॉपर इनटू Q यानी I इनटू T बाय 96500 कूलम इनटू n फैक्टर, है ना। तो मोलर मास कॉपर कितना का 63.5, Q कितना निकाले हैं 965 बाय 96500 इनटू बैलेंस फैक्टर। कॉपर पर कितना प्लस चार्ज यहाँ पर है 2, बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 2। इसको भी सॉल्व करिएगा, यही एक्सप्रेशन तो है 0.3175 ग्राम आएगा। तो या तो आप फॉर्मूला लगाइए, इससे बनेंगे सवाल को, या यूनिटरी मेथड से बनाइए। बार बार बोलते हैं यूनिटरी मेथड से भी बना रहे हैं, फॉर्मूला से भी सॉल्व कर रहे हैं। आपको जो मेथड सूट करता है, जो समझ में आता है, जो आपको आसान लगता हो, उस मेथड को लगा के सवाल बनाया करिए। मकसद एक ही होना चाहिए कि फाइनली मेरा सवाल सॉल्व होना चाहिए और जल्द से जल्द जितना जल्दी सॉल्व कर सके, शॉर्ट से शॉर्ट, एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, और पीछे भी कई बार इस चीज को बोल चुके हैं कि जो बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से बनाना चाहते हैं पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का खुद से बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है, हम आपको डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन ही यहाँ सॉल्व कराएंगे। जो डीपीपी में मैंने क्वेश्चन आपको दिया है उसमें जितने वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है सबका मैं यहाँ 1-2 एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ। अगर आप इस समझ लेते हैं कैसे बनाया जाता है तो आप डीपीपी आसानी से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। समझिए इस चीज को। क्वेश्चन में क्या कहता है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन ए मेटलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। कहता है कि सिल्वर का जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए होंगे, सिल्वर नाइट्रेट कुछ भी, ठीक है, उसको जिस कंटेनर में हमने रखा है उसमें जो रॉड इस्तेमाल किए हैं, जो भी मेटल का रॉड जो सॉल्यूशन में डीप किया गया है, कहता है 0.2 एम्पियर का करंट 3 घंटे तक अगर हम फ्लो कराते हैं, ठीक है, तो जो रॉड है, जो कंटेनर का वेसल का जो भी होगा, ठीक है, वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया है। उस 800 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर सिल्वर जो है जाकर के डिपोजिट हो गया सभी पर, ठीक है। यानी पूरे जो सरफेस एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस सरफेस एरिया पर सिल्वर जो है जाकर के डिपोजिट हो गया। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि सिल्वर जो डिपोजिट हुआ होगा उसकी मोटाई कितनी होगी। सरफेस एरिया दिया हुआ है, उसका थिकनेस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले तो हम कितना सिल्वर जमा हुआ होगा उस मास को निकाल लेंगे कि अगर 0.2 एम्पियर का करंट, ठीक है, अगर 3 घंटे तक फ्लो करा गया होगा तो कितना सिल्वर जमा हुआ होगा। पीछे भी पढ़ा है सर क्वेश्चन, मास निकालना सीखे हैं, तो उससे मास निकालेंगे, ठीक है। और मास में जब हम डेंसिटी जो यहाँ दिया हुआ है, डेंसिटी
उस जो मास निकालेंगे उसमें अगर हम डेंसिटी से डिवाइड कर दे, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो मास सबसे पहले निकालेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। और वॉल्यूम में अगर हम एरिया से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो थिकनेस फाइंड हो जाएगा, मोटाई उसका निकल जाएगा। बस यही करना है इस क्वेश्चन में, कितना सिंपल है देखिए। चलिए, तो यहां पर आई जो है आपका, आई कितना दिया हुआ है 0.2 एम्पीयर, टाइम कितना है 3 आवर्स। तो 3 आवर्स का मतलब हो गया 3 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, कितना आ जाएगा जोरो 108 पर 2 जीरो, इतना कूलम हो गया। आ रही है बात समझ में? 18 6 108 पर 2 जीरो, ठीक है सर, इतना सेकेंड हो गया, सॉरी कूलम लिखा गया, सेकेंड हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ निकालिए Q, Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। I कितना है 0.2, T कितना है 10800 है ना। इसको हटाएंगे नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से 80 का दुगुना क्या हो जाएगा 2160 कूलम, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमको निकल गया, कितना है 2160 कूलम। और ये बात समझ में? अब देखो जब Q पता है ना, तो हम चलिए इसका मास निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा लीजिए, आप फार्मूला लगा लीजिए। चलिए जैसे अप्लाई करना यूनिटरी मेथड से बनाओ, फार्मूला से बनाओ। तो वेट ऑफ सिल्वर अगर हम निकालेंगे तो मोलर मास ऑफ सिल्वर इंटू Q बाय 96500 इंटू बैलेंस फैक्टर, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है वेट निकालने का, ठीक है। तो मोलर मास सिल्वर का कितना है 108 है। Q अभी आप निकाले हैं 2160 बाय 96500 और बैलेंस फैक्टर कौन बताएगा 1। सिल्वर का बैलेंस फैक्टर 1 कैसे पता चला आपको, कैसे पता चला बेवकूफ? आप सिल्वर का फॉर्मूला देखते होंगे AgCl लिखा हुआ है, मान लो कहीं पर। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वैलेंसी एक्सचेंज करके। तो हम जानते हैं क्लोरीन मोनोवैलेंट है, इसका वैलेंसी 1 यहाँ है, तो सिल्वर का वैलेंसी भी 1 यहाँ है ना। तो सीधी सी बात याद रखनी है, इतना पढ़ने के बाद याद हो जाना चाहिए कि सिल्वर जो है वो मोनोवैलेंट है, सिल्वर का वैलेंसी होता है 1, ठीक है। तो बैलेंस फैक्टर 1, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो 2.4156 ग्राम आता है सॉल्व करने पर। तो सिल्वर का मास निकल गया, ठीक है। अब हमको फाइनली निकालना क्या था थिकनेस। तो मास निकल गया, तो क्या बताया था इस मास में क्या करना है डिवाइड कर देना डेंसिटी से। तो अब निकालो वॉल्यूम डिपोजिटेड है ना। तो मास कितना डिपोजिट हुआ 100 और डेंसिटी कितना होता है 100, ठीक है। डिवाइड करिए, मास अभी निकाले 2.4156 और डेंसिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10.47, ठीक है। तो इसका मास हो गया ग्राम में और ये आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर 0.2307 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सिंपलीफाई करने पे इतना आता है। तो वॉल्यूम भी हमको पता चल गया। तो देयरफॉर थिकनेस निकालिए, थिकनेस कितना होगा, थिकनेस ऑफ Ag डिपोजिटेड है ना। थिकनेस कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम जो डिपॉजिट हुआ है वो वॉल्यूम बाय एरिया, कितना जगह पर डिपॉजिट हुआ है। तो वॉल्यूम अभी निकाले 0.2307 बाय एरिया, यहाँ देखो दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ है सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। कितना आएगा इसको सॉल्व करने पर चेक कर लीजिएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आ रही है बात समझ में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नए टाइप का क्वेश्चन था,
किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ये आप चेक कीजिए। यहाँ पर पहले ही दिमाग लगा लेना रहता है कि हमको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिए, आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन अभी और लिखे हैं, इसको आप कुछ बच्चे बनाने की कोशिश करिए पॉज करके या फिर जैसे भी हो, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है उसी तरह का, लेकिन इसमें पूछा गया थोड़ा दूसरा चीज है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है वो समझिए। क्लोरीन गैस का वॉल्यूम पूछ दिया आपसे, ये भी निकलेगा, देखो आसान है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर, 100 एम्पियर का करंट पास कराया गया है मोल्टेन NaCl से, मोल्टेन यानी लिक्विड NaCl से, यानी NaCl लिक्विड स्टेट में है, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं घुला हुआ। मोल्टेन का मतलब यहाँ पर यही है। ठीक है, 5 घंटे तक, 5 आवर्स तक, है ना। आप जानते हैं कि NaCl जो है ये कैसे टूटता है, Na++Cl -Na, माइनस आयन किधर मूव करता है, एनोड की तरफ, और पॉजिटिव आयन किधर मूव करता है, कैथोड की तरफ, भली बात ही आप जानते हैं। तो क्लोरीन गैस का वॉल्यूम पूछा है, तो एट एनोड अब बताइए क्या होता होगा। ठीक है, तो 2Cl Cl2 में चेंज हो जाता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इसका 1 मोल प्रोड्यूस होने के लिए, 1 मोल मतलब 71 ग्राम, इसका कितना यहाँ लिबरेट होगा, 2 मोल यानी 2 × 96500 कूलम। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एनोड पर जो है क्लोरीन जो है लिबरेट होगा। ठीक है, तो 2 मोल वहां पर चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, यानी इतना चार्ज चाहिए। यानी कहने का मतलब कि क्लोरीन जो है, क्लोराइड आयन, वो एनोड पर डिपॉजिट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। तो 1 मोल क्लोरीन होने का मतलब है कि इतना चार्ज का लॉस हुआ, इतना चार्ज जो है एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो किया हुआ, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए, तो कहता है यहाँ पर इसका वॉल्यूम फाइंड करिए, कितना वॉल्यूम डिपॉजिट हुआ, है ना। चलिए आइए, यहाँ पर आप आई कितना दिया हुआ आपका 100 एम्पियर। ठीक है, टी कितना है 5 घंटा, इसको हम 5 × 60 मिनट × 60 सेकेंड, है ना, 54 30 355 बताइए कितना हो गया आपका 15,000 सेकेंड। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत है। अच्छा, 18,000 सेकेंड है, 18,000 सेकेंड हो रहा है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग इसको, 56 30 अच्छा 18। ठीक है, तो 180 पर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, कितना सेकेंड हो गया। अब क्यू निकालेंगे यहाँ से, तो I × T, I है 100, T है आपका 18,000, है ना, और कितना हो गया 18 पर 1 2 3 4 5, इतना कूलम। ठीक है, यानी इसका मतलब को NaCl का जो मोल्टेन सॉल्यूशन था उसमें कितना चार्ज फ्लो कराया गया वो देखिए, 2.5 17,000 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख कूलम। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि इतना कूलम से 1 मोल क्लोरीन गैस होता है, तो इतना कूलम से कितना मोल हुआ होगा, मोल निकालेंगे, आप मोल को फिर वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे। तो अब क्या लिख सकते हैं बोलिए, सिंस 2 × 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। ठीक है, इतना अगर चार्ज लिबरेट होता है तो साथ साथ इतना 1 मोल क्लोरीन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्लोरीन, देयरफॉर 18 लाख इतना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1/2 × 96500, है ना, इंटू 1 1 पर 1 2 3 4 5, इतना मोल ऑफ क्लोरीन। 2 0 से 2 0 हटाइए, 18,000 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा बताओ, 18,000 डिवाइडेड बाय
1930, एक जीरो और काट लिए, 1800 बाय 193 है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, अब देखो कितना आता है इसको। सिंप्लीफाई करो उसको, देखो कितना आ रहा है। 9.326 मोल। ठीक है, मोल निकल गया हमारा। अब हम जानते हैं, चूंकि एनटीपी पर आपसे वॉल्यूम पूछा है ना, आप लोग क्या जानते हैं बोलिए। फिर यहाँ मोल का काम पड़ गया आपका, 1 मोल, ठीक है, ऑफ एनी गैस इक्वल टू 22.4 लीटर एट एनटीपी। देयरफॉर ये कितना निकालेंगे आप, 9.326 मोल ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा बताओ, कि 9.326 इंटू 22.4 लीटर एट एनटीपी। सॉल्व करिए, जो आएगा सब आंसर हो जाएगा। उतना ही लीटर प्रोड्यूस होगा, 208 कड़ी में आता है। देखिए इसको कितना आता है, 208.91 लीटर एट एनटीपी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको 2-3 क्वेश्चन अभी और कराएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम यूनिक टाइप क्वेश्चन होगा, आप उसको देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन अभी और भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको पढ़िए फिर बनाइए, इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सो क्या लिखा बोलो, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट जो है 1.5 घंटे तक फ्लो कराया गया है। किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। The current of 4 ampere was passed for 1.5 hours through a solution of copper sulfate when 3.2 gram of copper was deposited। ऐसा करने से क्या हुआ, 3.2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो गया। यानी कह रहा है यहाँ पर कि 4 एम्पियर का करंट जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से 1.5 घंटे तक फ्लो कराने पर कॉपर जो है 3.2 ग्राम डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट द करंट एफिशिएंसी, करंट की एफिशिएंसी पूछ रही है। अब करंट एफिशिएंसी क्या होता है वो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, वैसे मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, करंट एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि 3.2 ग्राम डिपॉजिट होने में, ठीक है, कितना करंट लगा। ठीक है, ऊपर बैठा देंगे और नीचे बैठाएंगे कि एक्चुअली हमने कितना करंट फ्लो करा दिया, परसेंटेज निकालना है। आ रही बात समझ में, कि मैंने फ्लो इतना कराया, ठीक है, उसमें से डिपॉजिट कराने में इतना खर्च हो गया। तो जितना खर्च होगा एक्चुअल जो लगेगा ऊपर बैठाएंगे, जितना हम फ्लो कराएंगे नीचे बैठाएंगे इंटू 100, देखते भी निकल जाएगा, पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइए कि कॉपर सल्फेट है, कैसे टूटता है, कई बार तोड़ चुके हम लोग। Cu2 प्लस SO4 2 माइनस है, ठीक है। अब Cu2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें चेंज होता है, Cu में डिपॉजिट हो जाता है। यानी यहाँ पर इसका 2 मोल अगर लगता है तो इसका यहाँ 1 मोल प्रोड्यूस होता है। 2 मोल का मतलब 2 × 96500 कूलम, इसका 1 मोल का मतलब 63.5 ग्राम। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, सिंस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज deposited by 2 × 96500 coulomb of electricity या चार्ज। ठीक है, तो therefore कॉपर का एक्चुअली कितना जमा हुआ है, 3.2 ग्राम। इतना ग्राम डिपॉजिट होने में क्या लगा होगा बताओ, तो 2 × 96500 by 63.5 into 3.2 इतना कूलम। चलो इसको सिंपलीफाई करो आप जल्दी, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, देखिए तो कितना आता है। इसको सॉल्व करने पर चेक कीजिए इसको कितना आ रहा है, देखो।
निकल रहा है आप लोग का 9726 कूलम आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9726 कूलम आ जाता है। ठीक है, चलिए ये निकल गया हमारा। इसका मतलब है कि 3.2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होने के लिए इतना कूलम चार्ज लगेगा। अब यहां देखिए एक्चुअली चार्ज हमने कितना फ्लो कराया है ना, तो निकालते हैं। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट एक्चुअली, वास्तविकता में हम कितना फ्लो कराए हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यू, तो आई इंटू टी। ठीक है, आई कितना है 4, आई कितना है 4, टाइम कितना लगा आपको 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में हो गया। इसको मिनट में चेंज किए, इसको सेकंड में चेंज कर लिए। आगे बात समझ में, इसको हटाइए, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा बताइए। सॉल्व करिए इसको, कितना आता देखो, तो हो जाएगा यहाँ पर 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 144 को 15 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आप लोगों का, चेक कर लीजिए इसको, 21,600 कूलम। आ रही बात समझ में। तो एक्चुअली हम जो है करंट इतना पास कराए हैं, आप देखिए खुद देखिए कि 1.5 घंटा तक 4 एम्पियर का करंट फ्लो कराया गया है। इसका मतलब इतना चार्ज फ्लो कराए, जबकि 3.2 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होने में तो हमको इतना ही लगभग लगेगा। अरे बस में हम इतना फ्लो करा दिए हैं कि 1.5 घंटे तक फ्लो कराए हैं 4 एम्पियर का, मतलब इतना चार्ज फ्लो कराए, जबकि 3.2 ग्राम कॉपर जमा होने के लिए इतना ही चार्ज लगता। ठीक है, इतना लगता और इतना फ्लो करा दिए हैं, तो करंट एफिशिएंसी निकाल लीजिए। देयरफॉर करंट एफिशिएंसी है ना, बताओ तो क्या हो जाएगा करंट एफिशिएंसी। खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्या लिख सकते हैं बताइए। ऊपर में किसको बैठाएंगे हम लोग, 3.2 ग्राम के लिए कितना लगा है 100 और कितना हमने पास कराया था नीचे इंटू 100 के लिए, इसको निकल जाएगा आपका आंसर है ना। तो करंट एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कितना आपको यहां लगा, कितना आपने एक्चुअली पास कराया, तो 9726 आप दिए हैं, तो इतना लगा है, इतना आपने दिया है 21600 इंटू 100। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, डिवाइड करिए, लगभग 45 आ जाता है। करंट एफिशिएंसी हो गया 45%। करंट एफिशिएंसी मतलब क्या कि हम इतना सारा फ्लो करा दिए और उसमें से 45% ही था, वही एक्चुअली हमारा जो है सब्सटेंस को डिपॉजिट करने में खर्च हुआ, बाकी सब वेस्टेज गया, दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। बच्चों अब देखिए आपके बोर्ड पर एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन काफी डेंजरस क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये बात समझ में, कैसे इसको बनाएंगे अब समझिए। यहाँ पर इस चीज को दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है, तो इसको हम आगे कर देते हैं कैमरा को। अब देखिए क्वेश्चन, शायद आपको ज्यादा विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, और ये शायद इधर लग गया थोड़ा सा इधर, चलिए प्रभाव नहीं है। ये हम वैसे जगह को घेर देते हैं ना जहां पर लाइट पड़ता है। घेरने से होता क्या है कि आपको ध्यान रहता है कि वहां पर कुछ नहीं लिखना है, इसलिए उसको घेर के रखते हैं। आप में से कई सारे बच्चे सोचते होंगे सर यहाँ पर ही स्क्वायर क्यों बनाए हुए हैं। स्क्वायर पे यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स का चीज अभी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि लाइट वहां पर ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी है, और अगर हम नहीं घेरेंगे तो लिखते लिखते होगा कि वहां पर भी लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको घेर देते हैं जिससे ये याद रहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, और इसके पीछे कोई कारण नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और अब देख रहे हैं बहुत आसान नहीं है ये बनाना, बहुत इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 फैराडे मींस 96500 कूलम। तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 10 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, यानी NaCl वाटर में डिसॉल्व है, NaCl वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, तो NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा रहे थे तो उसमें 2-3 केस लिए थे।
मोल्टेन NaCl, डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन, और हर स्थिति में अलग अलग बात निकल कर आ रहा था। तो आप पीछे जाइए, देखिए कि मोल्टेन NaCl को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड एनोड पर क्या जमा होता है। एक्वस सोल्यूशन को अगर कराते हैं, ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, तब क्या होता है। कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। हर हाल में सोचिए, है ना। यहाँ पर हमें तुरंत पता चल जाएगा, है ना, क्या है यहाँ पर। और उस सोल्यूशन का आपसे पीएच पूछ दिया कि सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। बहुत सिंपल है, सोचिए क्या होगा। देखो, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है, Cl2 गैस liberated at एनोड, ठीक है, H2 गैस liberated at कैथोड एंड OH माइनस आयंस आर इन सॉल्यूशन। ध्यान से इस चीज को समझो, यहां पर देखो मैं बताता हूं, ठीक है, कि NaCl है, ये टूटेगा आपका Na++Cl माइनस आयन में, H2O है, चलिए इसको भी तोड़ देते हैं हम यहाँ पर H++ OH माइनस में, ठीक है। तो ये दोनों किधर मूव करेगा, एनोड की तरफ, ये दोनों किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, है ना। तो बताइए, अब यहां पर इसको घेर देते हैं इस प्रकार, आइए, तो इधर हो जाएगा एनोड, इधर हो जाएगा कैथोड, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है। कई बार इस चीज को बता दिए हैं, आपको रटा जाना चाहिए था अभी तक, है ना। तो आइए, अब एनोड पर क्या होगा, सो क्या पॉजिटिव आयन है तो निगेटिव आयन इधर मूव करेगा, Cl माइनस और OH माइनस आयन, है ना। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका SRP लो होगा। सीरीज में देखिएगा कि Cl का SRP कम होता है वैसे, ठीक है। या आप यहां पर H2O ले लीजिए, H2O देख के सोचिए, खुद से अपने ब्रेन लगाओ, देखो वहां पर क्या हो रहा होगा। मैं आपको समय देता हूं आधे मिनट का, सोच के देखिए कहां कहां क्या लिबरेट हो रहा होगा, कोशिश करो सोचने का। देखो तो और आपका समझ में, तो Cl और OH में क्या होता है, याद रखिएगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा, जिसका कम होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो डिपोजिट होता है, ठीक है। तो Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो Cl आपका कहां जमा हो जाएगा, एनोड पर, ठीक है। तो Cl क्या होगा, Cl में चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है। यहाँ 2 लगा देंगे अगर, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार क्लोरीन गैस जो है कहाँ जमा हो गया, ठीक है, एनोड पर। इधर आइएगा, इसी तरह Na+ और H+ है, यहाँ H+ जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले करके H बनाएगा, 2 लगाते हैं तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा, यहाँ भी 2 लगा देंगे हम लोग। इस प्रकार से जो OH माइनस आयन है इस सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखो मैंने बताया था इस चीज को कि जो सीरीज में आपको पीछे लिखाया हूँ सीरीज, उस सीरीज में हम आपको OH नहीं लिखा है, शायद OH नहीं लिखा है, छूट गया होगा, जो भी देख लीजिए उसको OH का क्या है सो। हाँ,
देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी होगा, है ना, इस पर स्पेशल केस में आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में थोड़ा सा इसका स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो आप जानते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, थोड़ा स्पेशल केस है वो, है ना। तो स्पेशल केस में तो अलग बात है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो आसानी से नहीं बनता है, आसानी से नहीं बनता है, तो इसका मतलब क्लोरीन लिबरेट होगा, ठीक है। और उधर हमारा क्या डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन, है ना। आ रही बात समझ में, तो ध्यान समझिए। इधर SRP देखिएगा, H प्लस का NH ज्यादा होता है, H प्लस का जो है SRP ऑफ H प्लस ज्यादा होता है SRP ऑफ Na प्लस से, है ना। और यहां पर ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस था, ठीक है। एक्सेप्शनल केस जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ही केस था, है ना। ये थोड़ा स्पेशल केस था, यहां पर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो OH का एक्चुअली वैसे अब देखिएगा उस टेबल में OH का लो होता है, OH को जमा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तब होता है जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां पर लेना है हम लोग को, है ना। क्वेश्चन में इस चीज को मेंशन करना चाहिए था कि ये सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से हमको क्या पता चला कि क्लोरीन गैस जो है एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा होगा और OH माइनस जो है उसी तरह सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि 1 फैराडे हम जानते हैं, देखो 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराएंगे, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम, ठीक है। और 96,500 कूलम से हम जानते हैं कि अगर इतना फ्लो कराते हैं तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अब देखिए पीछे उलट के हम लिखा है आपको, फैराडे सेकेंड लॉ जब पढ़ाए थे उसके लास्ट में मैंने इस चीज का चर्चा किया था, है ना। 96,500 कूलम यानी 96500 कूलम अगर फ्लो कराते हैं 1 फैराडे के बराबर चार्ज, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है, और इक्विवेलेंट मास को हम लोग 1 इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट बोलते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर हम 96500 कूलम फ्लो कराए हैं तो एक सब्सटेंस का अगर वहां पर 1 इक्विवेलेंट फ्लो डिपॉजिट हो रहा है तो हर सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट ही होगा, यानी 1 इक्विवेलेंट क्लोरीन का भी, 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का भी, 1 इक्विवेलेंट OH का भी, सब 1 इक्विवेलेंट के ही बराबर होगा। किस नियम से बता रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल की संख्या हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन रिएक्टिव इक्विवेलेंट की संख्या सभी का बराबर होता है, जो मैं आपको 11th में ही पढ़ा चुका हूं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है वो देखो, 1 फैराडे मतलब 96500 कूलम जो होगा वो 1 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट करेगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन भी डिपॉजिट करेगा, और ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस जो है ये सॉल्यूशन में बचा हुआ रहेगा। 96,500 कूलम पास कराने से, 96,500 कूलम का मतलब होता है 1 फैराडे, और हम पढ़े कि 1 फैराडे से जब हम फ्लो कराएंगे तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर डिपॉजिट या लिबरेट कौन हुआ है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। एनोड पर क्लोरीन हुआ है और कैथोड पर हाइड्रोजन हुआ है, और फ्लो करा है 1 फैराडे, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। तो सीधी सी बात है, इतना कूलम 1 इक्विवेलेंट को दर्शाता है, इसका मतलब क्लोरीन का भी 1 इक्विवेलेंट जमा हुआ होगा, हाइड्रोजन का भी 1 इक्विवेलेंट जमा हुआ होगा, और जो सॉल्यूशन में OH माइनस बचा हुआ होगा, मतलब जो पोल पर नहीं गया होगा, वो भी 1 इक्विवेलेंट होगा। यही तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि सभी के इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होती है। किसी भी रिएक्शन में जितना सब्सटेंस बनेगा, बचेगा, जो भी होगा, सभी के इक्विवेलेंट की संख्या बराबर होगी। 1 इक्विवेलेंट यहाँ पर क्लोरीन एनोड पर गया है, 1 इक्विवेलेंट H2
कैथोड पर गया है, 1 इक्विवेलेंट OH सॉल्यूशन में होगा। और ये बात समझ में। देयरफॉर अगर हम निकाले नॉर्मलिटी ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस का नॉर्मलिटी निकालेगा सॉल्यूशन में, है ना, तो क्या होगा बताओ, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर वही मान लो यहाँ 2 फैराडे अगर पास कराते, 2 फैराडे, यहाँ 2 फैराडे रहता तो 1 फैराडे से इक्विवेलेंट मास, यानी 1 इक्विवेलेंट, 2 फैराडे से 2 इक्विवेलेंट, 3 फैराडे से 3 इक्विवेलेंट, क्योंकि 1 फैराडे ही यहाँ चूंकि पास कराया गया है तो यहाँ इक्विवेलेंट की संख्या OH का कितना है 1, यहाँ बैठा देंगे 1, और नीचे वॉल्यूम कितना दिया है 10, यानी हो गया 10 टू द पावर -1 n। ठीक है, तो नॉर्मलिटी OH का हो गया 10 टू द पावर -1 n। तो OH माइनस का अगर हम मोलरिटी पूछें, मोलरिटी भी पूछ देगा इसका OH माइनस का, तो ये भी 10 टू द पावर -1 n ही हो जाएगा n। क्यों? OH पर चार्ज कितना है 1, OH का बैलेंस फैक्टर है 1, तो जो मोलरिटी इसको नॉर्मलिटी, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो यहाँ OH माइनस के केस में बैलेंस फैक्टर जो है 1 है, इसलिए नॉर्मलिटी जो होगा मोलरिटी के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ OH माइनस का कंसंट्रेशन हमको पता चल गया, तो अब निकालो यहाँ POH। तो POH कैसे निकालेंगे, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर -1, अब 1 यहाँ चलाएगा तो 1 log 10 यानी 1, तो POH हो गया 1, तो pH कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 1 यानी 13, pH कितना निकल गया 13। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत है? तो चलिए यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर OH भी आपका एक इक्विवेलेंट या 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा, इसको यहाँ एक्सेप्शनल केस समझना है। एक्सेप्शनल केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा तो वहां पर ऑक्सीजन के जगह पर क्लोरीन जमा होता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन में यहाँ कंसंट्रेटेड मेंशन कर देना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता। चलिए हम मेंशन कर दिए इस चीज को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आप देखिए बोर्ड पर आपके एक क्वेश्चन और भी लिखे हैं, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप करिए, कोशिश करिए खुद से बनाने की, है ना। जो बच्चे बनाना चाहते हैं इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे बाकी बच्चे से। What volume of 0.2 m FeSO4 can be oxidized by current of 0.965 एम्पियर आवर। ठीक है, यानी इतना एम्पियर का करंट, आवर मींस 1 घंटा, यहाँ समझना है, एम्पियर आवर यानी I इंटू टी, आई टी दिया यानी Q निकल जाएगा इससे हमारा। ठीक है, और कहता है अगर इतना एम्पियर का करंट 1 घंटे तक फ्लो कराते हैं तो FeSO4 का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ था 0.25 m, इस कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम ऑक्सीडाइज्ड होगा। वॉल्यूम आपसे पूछा है, कितना वॉल्यूम ऑक्सीडाइज्ड होगा। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहली बात कि FeSO4 टूटेगा कैसे, Fe2 प्लस SO4 2 माइनस। और ये बात समझ में। अब Fe यहाँ पर 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर ये आपका Fe बनाएगा, बोलिए। और ये बात समझ में, यानी इसका 1 मोल जो होगा, इसका 2 मोल लेगा तो इसका 1 मोल बनेगा। ठीक है, तो 2 मोल का क्या मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम, तो इसका 1 मोल बन रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में, या इसका यहाँ समझिए 1 मोल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि अगर हम 96,500 कूलम ही लेते हैं, अगर जिसको 1 फैराडे बोलते हैं, ठीक है, 1 फैराडे कितना हो जाएगा, हाफ मोल,
ईवी हो जाएगा आपका हाफ मोल, ठीक है। और 1 फैराडे जो हम जानते हैं हाफ मोल होगा, क्योंकि दो यहाँ पर 2 फैराडे 1 मोल, तो 1 फैराडे हाफ मोल है ना, यहाँ भी हाफ मोल हम लिख दिए। और हमको मालूम है कि 1 फैराडे से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट मास होता है। क्या होता है ये? इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि बैलेंस फैक्टर ऑफ Fe2+ आयन पूछेंगे, आपको 2 दिख रहा है क्योंकि इस पर 2 चार्ज है ना, 2 चार्ज है। और ये बात समझ में कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ समझिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हाफ मोल एक इक्विवेलेंट कहला रहा है ना। इस हाफ मोल को हम क्या बोलेंगे? 1 इक्विवेलेंट। कैसे? देखो यहाँ पर 96,500 कूलम से हाफ मोल हुआ है, इसको हम 1 इक्विवेलेंट कहेंगे। यहाँ पर ये कहलाता है 1 इक्विवेलेंट, है ना। तो निकालिए आप इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe2+ आयन निकालेंगे, तो इसका एटॉमिक मास 56/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये बताइए? 28 ग्राम। इसको हम इक्विवेलेंट मास या 1 इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल जो होता है Fe का 56 ग्राम होता है। 1 मोल 56 ग्राम, तो हाफ मोल कितना हो गया? 28 ग्राम, है ना। 28 ग्राम देखो यहाँ 1 इक्विवेलेंट निकला है। सिंपल है, देखते चलिए यहाँ पर, ठीक है। 1 मोल यानी 56 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास होता है आयरन का। अब इस पर चूंकि चार्ज 2 है, यहाँ पर 1 मोल है, ठीक है। इसका हो गया यहाँ 56 ग्राम, तो हाफ मोल का मतलब क्या हो गया? 28 ग्राम। 28 ग्राम को तो हम 1 इक्विवेलेंट कह रहे हैं, तो ये 1 इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 96,500 कूलम हम जानते हैं कि 1 इक्विवेलेंट को ही डिपॉजिट करता है, 1 इक्विवेलेंट को, यानी 28 ग्राम डिपॉजिट हुआ होगा यहाँ पर, 28 ग्राम डिपॉजिट हुआ होगा, है ना। आ रही बात समझ में? देखो यहाँ पर 2 मोल यानी 2 फैराडे से 56 ग्राम, 1 फैराडे से 28 ग्राम, 2 फैराडे से 56 ग्राम होगा, तो 1 फैराडे से 28 ग्राम होगा। और 1 फैराडे से जो भी अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको हम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। 28 ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया। 28 ग्राम को हम हाफ मोल कह सकते हैं, जो 56 ग्राम को 1 मोल कहते हैं। 28 ग्राम आपका हाफ मोल हो गया। हाफ मोल ही हमारा 1 इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम जो होगा, ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ होगा। 1 इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ का 1 इक्विवेलेंट। इसके देखो, इसके इतना से इसका इतना ही यहाँ पर इसमें चेंज हो रहा है। 1 इक्विवेलेंट यहाँ बन भी रहा है, 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट यहाँ लिखेंगे हम इसको। और ये बात समझ में? ध्यान से समझिए इस चीज को अच्छे ढंग से, ठीक है। चलो, अब यहां देखो कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है। अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो I × T, I तो हो गया 0.965, T यहाँ 1 घंटा है। 1 घंटा मतलब 60 × 60, कितना सेकेंड। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो कितना आता है आपका। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालो। कुछ होगा? चलिए, जो होगा सो देखा जाएगा। इसको हम लोग 3600 लिख देते हैं। 0.965 × 3600 कूलम, ठीक है। अब आगे यहाँ पर कि 96,500 कूलम अगर हम फ्लो कराते तो एक इक्विवेलेंट जमा होता 96,500 कूलम से 1 इक्विवेलेंट से इतना कूलम से यूनिटरी मेथड लगाते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देयरफॉर जो यहाँ इतने ना फ्लो कराए हैं,
ये तो हम अपना एक जनरल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ये हमारा जनरल इंफॉर्मेशन है। इसको सवाल बनाने में हम केवल अपना छोटा सा इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत ज्यादा काम नहीं है। ये समझना होता है केवल कि 2 फैराडे से यहाँ 1 मोल डिपॉजिट हुआ 56 ग्राम, तो 1 फैराडे से हाफ मोल यानी 28 ग्राम डिपॉजिट हुआ 28 ग्राम। अब 28 ग्राम को हम 1 इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। अभी देखिए आपके सामने निकाले इक्विवेलेंट मास। इस 28 ग्राम को हम हाफ मोल कहे या 1 इक्विवेलेंट कहे या इक्विवेलेंट मास कहे। 28 ग्राम हाफ मोल हो गया, यही इक्विवेलेंट मास हुआ। इक्विवेलेंट मास को 1 इक्विवेलेंट कहते हैं। तो 1 फैराडे से इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट मास को 1 इक्विवेलेंट कहते हैं। वही तो यहाँ लिखे हैं कि 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए, और वैसे भी इस थ्योरी को हम जानते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली हमने यहाँ फ्लो कितना कराया है, इतना कूलम से इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 0.965 इंटू 3600 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/96500 इंटू 0.965 इंटू 3600 इक्विवेलेंट। बोलिए होगा, दिख रहा है आप लोगों को? देखो वहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्या इसको सॉल्व करें हम लोग यहाँ पर, है ना? क्या आ जाएगा, देखो इसको हटाएंगे, नीचे हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, नीचे कितने हो जाएगा कुछ सोचिए। और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे आपका ये पूरा कट जाएगा। एक्चुअली क्या बचेगा 36/1000 इक्विवेलेंट बचेगा। अब इसको देखिए यहाँ समझाते हैं, अब सवाल बन जाएगा है ना। इतना कूलम से इतना इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पर इक्विवेलेंट निकल गया हमारा कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इतना MFeSO4 0.25 M FeSO4। ठीक है, यहाँ मोलरिटी दिया हुआ है 0.25 M, इसलिए नॉर्मलिटी पूछेंगे तो मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब मोलरिटी यहाँ है 0.2, बैलेंस फैक्टर भी 2 यानी 0.4। नॉर्मलिटी क्यों निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट का हमको काम आया है, इक्विवेलेंट निकाले हैं, तो इक्विवेलेंट का इस्तेमाल हम नॉर्मलिटी में ही करते हैं। और ये बात समझ में, चलो बैलेंस फैक्टर 2 कहां से लाए, अभी तो लिखे यहाँ बैलेंस फैक्टर 2 है, देखो बैलेंस फैक्टर 2 है, Fe2 प्लस का भी सल्फेट का भी, यहाँ भी देखो 2 चार्ज है, यहाँ भी देखो 2 चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, FeSO4 का ही बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर क्या किए, है ना। और एक बात समझ में, या Fe2 प्लस की यहाँ बात कर रहे हैं, देखो जो भी समझिए, तो 0.5 नॉर्मलिटी आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। इक्विवेलेंट यहां निकाले हुए हैं, नॉर्मलिटी यहां निकाले हुए हैं, ये दोनों मेरे को पता है। इक्विवेलेंट कितना निकाले आप 36/1000, नॉर्मलिटी कितना निकाले हैं 0.4, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसको निकाले, इसको नीचे ले आइए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो 36/1000 इंटू 0.4 नीचे आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो वॉल्यूम इधर रह जाएगा, इसको नीचे ले आइए, यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए इसको नीचे चले आइए, है ना। तो इसको हटाइए, ऊपर में हो जाएगा 10, 4 से कट जाएगा ये 9 बार में, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल, 2 जीरो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा 0.09 लीटर। 0.09 लीटर किस में था, सी में, आंसर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद कर आप लोग को समझ में आया होगा सवाल कैसे कैसे बनाना है। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस पूरे चीज में, जो बहुत ही एलिमेंट्री चीज है। 11th में भी हमने पढ़ाया था, इस चैप्टर के शुरुआत में भी हम पढ़ाए बैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर, सब कुछ। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना ही होगा आपको सवाल बनाने के लिए, कोई उपाय नहीं। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बच्चों आज के क्लास का ये क्वेश्चन जो है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन का डिस्कशन ख़त्म कर देंगे। और इतना क्वेश्चन आपको बता दिया गया है फिलहाल अभी कि उस पर बेस्ड जो मैं आपको डीपीपी अवेलेबल कराऊंगा उसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम टेकिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमको सीखना है क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है, बहुत इसे ब्रेन अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए। A current of 5 ampere is passed through a 100 liter aqueous solution for a sodium succinate for 4 hours। तो पहला चीज तो एम्पियर और टाइम की मदद से आप, ठीक है, क्या निकाल लेना हमको, Q निकाल लीजिए। तो Q इक्वल हो जाएगा I इंटू टी। I है यहाँ 5 एम्पियर, T है 4 इंटू 6 60 इंटू 60 घंटा में, या आवर्स में दिया उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा सोचो, 20 यहाँ 3600, 36 गुना 36, इतना कूलम हो गया। ठीक है, इसका जहां काम करेगा वहां इस्तेमाल कर लेंगे, निकाल कर रख लिए इसको हम लोग। सोडियम सक्सिनेट, देखो सोडियम सक्सिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 COONA और CH2COONA। ठीक है, ये आपका सोडियम सक्सिनेट क्या है, सोडियम सक्सिनेट। यहीं पर अगर H रहता यहाँ पर CH2COH इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। H नहीं है, उसके जगह पर Na है तो सोडियम सक्सिनेट कहेंगे। ठीक है, जब ये वाटर में डिजॉल्व है तो क्या हुआ होगा पता है, सोचो Na प्लस अलग हो जाएगा, दोनों Na अलग हो जाएगा तो बचेगा क्या, CH2COO माइनस CH2COO माइनस, ये हो गया आपका सक्सिनेट आयन, सक्सिनेट आयन, और 2Na अलग हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब समझो ये जो सक्सिनेट आयन है CH2COO माइनस CH2COO माइनस, अब सोचो क्या हुआ होगा, पॉजिटिव आयन किधर जाएगा बताओ, कैथोड की तरफ। ठीक है, और नेगेटिव आयन किधर जाएगा, एनोड की तरफ, है ना। अब एनोड पर क्या हो रहा होगा वो समझो, एट एनोड पर क्या होगा, ये जो सक्सिनेट आयन है एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये और ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इससे बनेगा हमारा एक मॉलिक्यूल, इससे बनेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका इथीन गैस, प्लस इससे इथीन गैस बन जाएगा, ये और ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा दोनों बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और CO2 भी प्रोड्यूस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये इथीन गैस का यहाँ कितना बना, 1 मोल, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना बना, 2 मोल। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप इस चीज को कि जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो इसके 1 मोल के ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना डिस्चार्ज हुआ है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ है। ठीक है, तो 2 मोल अगर इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ तो बताइए कि यहाँ गैस कितना बना है, ये दोनों मिला करके 1 मोल इथीन गैस, 2 मोल CO2 गैस, यानी गैस जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ वो 3 मोल होगा गैस। आ रही है बात समझ में, ध्यान से समझिए। तो ये जो है सक्सिनेट आयन, इसका पीछे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 मोल सक्सिनेट आयन ऑक्सीडाइज होकर के, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इथीन गैस का 1 मोल बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 2 मोल बना। इसका मतलब सक्सिनेट आयन के 1 मोल के ऑक्सीडेशन से
इलेक्ट्रॉन 2 मोल चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और गैस यहाँ पर 3 मोल, 2 मोल CO2 का, 1 मोल इथीन का, तो 3 मोल गैस। ठीक है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन से निकलने से 3 मोल गैस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। और ये बात समझ में, तो 2 मोल यहाँ कहने का क्या मतलब होगा, 2 × 96500 कूलम। ठीक है, और ये बात समझ में, तो यहाँ कितना कूलम था, देखो 72,000 कूलम था, है ना, यहाँ इतना कूलम, इससे 3 मोल गैस, इतना से कितना मोल गैस होगा, ये पहले हमको निकालना होगा। चलिए निकालिए, कोशिश करिए, ट्राई करिए, पहले थोड़ा समझो, नोट करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ाते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखिए। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पानी पीने लगा था। ठीक है, तो अब समझिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ पर इस चीज को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि Q यहाँ पर निकाल लिए हम, 5 एम्पियर का करंट था जो 4 घंटे तक फ्लो हुआ, तो 5 × 4 × ये कर लिए, 72,000 कूलम हो गया। अब ये आपका है यहाँ पर सोडियम सक्सीनेट, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो आपको मालूम है कि जो ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, तो Na इसका अलग हो गया, 2Na अलग कर दिए, जो बच के यहाँ पर माइनस माइनस चढ़ा के लिख दिए, सोडियम अलग हो गया तो बच गया सक्सीनेट आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव पोल कैथोड की तरफ से आएगा और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड यानी पॉजिटिव पोल की तरफ से आएगा। ठीक है, तो सोडियम तो सोडियम है, कैथोड पर सोडियम अगर जमा हो जाता है तो सोडियम तो सॉलिड होगा, सोडियम क्या होगा, सॉलिड होगा। दिख रहा है आप लोगों को, तो अदर कैमरा घुमा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका ये नेगेटिव आयन जो एनोड है, ठीक है, और ये सोडियम जो बना, सोडियम कैथोड पर गया। ठीक है, तो सोडियम कैथोड पर चला गया, इसका क्या मतलब हुआ कि कैथोड पर सोडियम सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, गैस इससे नहीं बनेगा। इसका मतलब गैस जो हमको बनेगा इससे बनेगा, है ना। द गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, एनोड पर जो गैस प्रोड्यूस्ड होगा, कैथोड का तो यहाँ चर्चा ही नहीं किया है, एनोड पर जो गैस प्रोड्यूस्ड होगा, द गैसेज प्रोड्यूस्ड एट एनोड आर कलेक्टेड सेपरेटली एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 180 एम प्रेशर। जो भी एनोड पर सक्सीनेट आयन के ऑक्सीडेशन से यहाँ इथीन गैस बनता है और CO2 गैस बनता है, ये आपको नहीं पता था, रिएक्शन सब याद रखना रहता है, हम जानते थे इसलिए यहाँ लिख दिए कि ये यहाँ पर गैस बना। ठीक है, तो कहता है इस गैस को हम अलग कर दिए इसके 3 मोल को, किस कंडीशन पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर और 180 एम प्रेशर पर, उसको हम अलग से कलेक्ट कर लिए। और अच्छी बात है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 मोल है, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 फैराडे हो गया, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे कहलाता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे कहलाएगा। चलिए यहाँ इसको हम फैराडे मान लेते हैं, इसको भी जरा हम फैराडे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इतना कूलम है, फैराडे में चेंज करिए, 72000 बाय 96500। ठीक है, इतना हो जाएगा ये फैराडे, तो डिवाइड करिए कितना हो जाता है, 0.7 समथिंग आएगा। चेक कर लीजिए, इसको बना लीजिए, 0.746 फैराडे। फैराडे में इसलिए ले गए ना कि फैराडे में हम यहाँ क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये कैसे चेंज किए इतना में, है ना, पता है आपको कि 96500 कूलम 1 फैराडे होता है, 72,000 है ना, तो 72,000 कूलम कितना हो जाएगा, 1/96,500 इंटू 72,000 फैराडे। ठीक है, इसी तरह चेंज किए यहाँ पर ना। अरे ये बात समझ में कैसे चेंज किए, सो ये चीज देखिए यहाँ पर इस तरह से वहां चेंज कर लिए। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर हम आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। इतना तक आप समझ गए, तब आइए मुद्दे की बात पर। ठीक है,
अब देखो 2 फैराडे से 3 मोल गैस हमको प्राप्त हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का 2 फैराडे लिबरेट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 फैराडे, तो गैस कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? 3 मोल, है ना। तो 2 फैराडे से 3 मोल। एक्चुअली हम यहाँ पर कितना फैराडे पास कराए हैं? तो 5 एम्पियर का करंट 4 घंटा तक, यानी 72,000 कूलम। 72,000 कूलम का मतलब 0.746 फैराडे, ठीक है। तो अगर हम 2 फैराडे करंट फ्लो कराते, या करंट यहाँ पर चार्ज हमारा मुक्त हुआ है, तो गैस 3 मोल प्रोड्यूस हुआ है। 2 फैराडे से 3 मोल, इतना फैराडे से निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस, देखो उसको पहले लिखेंगे, सिंस 2 फैराडे ऑफ चार्ज प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ गैस। 3 मोल्स ऑफ गैस, उधर दिख रहा है आप लोग क्या लिखे इसको? हाँ ठीक है, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ गैस। तो देयरफॉर 0.746 फैराडे है, 0.746 फैराडे ऑफ चार्ज प्रोड्यूस व्हाट? 3/2 into 0.746 मोल ऑफ गैस, ठीक है। इसका मतलब हो गया मोल ऑफ गैस प्रोड्यूस कितना हुआ होगा? इसी को ना सॉल्व कर लिएगा, कितना आता है? 1.12 मोल, 1.12 मोल आता है, ठीक है। ये पता चल गया हमको, मोल पता चल गया उसका। मार्कर ले लेते, इंक भरा हुआ, चलिए आइए देखिए। तो गैस का मोल पता चल गया। अब यहां पर गैस जो सेपरेट किया गया है, क्या देखो, इस ये कोई हमारा नहीं है, बस इस रिएक्शन से हम ये पता चलते हैं कि रिफरेंस हम तैयार कर लेते हैं। रिएक्शन हमारा रिफरेंस बताता है। एक्चुअली 500 में कितना फैराडे कराए थे गैस? इतना फैराडे हमारा चार्ज फ्लो हुआ है, ये क्या निकाल रहा है? इतना फैराडे। रिफरेंस पहले तैयार करना पड़ता है कि सक्सिनेट जो लिए यहाँ पर सोडियम सक्सिनेट, इससे सक्सिनेट आयन बना, सोडियम आयन बना, सोडियम गया कैथोड पर सॉलिड के फॉर्म में, एनोड पर गया सक्सिनेट आयन। तो कहता है एनोड पर जो गैस प्रोड्यूस होगा, गैस प्रोड्यूस्ड एट एनोड, उसको हम इस टेम्परेचर पर अलग से सेपरेट करेंगे। तो सक्सिनेट आयन को ले गया एनोड पर, एनोड से यहाँ ऑक्सीडेशन कराने से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और इथीन बनता है, CO2 बनता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से 3 मोल गैस बनता है, तो 2 से 3 बनता है। तो एक्चुअली हम इतना फैराडे पास कराए थे, इतना फैराडे से कितना मोल बना होगा? इतना मोल। और ये बात समझ में, ये यहाँ मोल का संख्या पता चला आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो मोल निकल गया। अब देखो कंडीशन याद दिया हुआ है, टेम्परेचर 25, प्रेशर 180 है ना। इस मोल से हम यहाँ पर आप क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। निकालिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस का। तो चूंकि हम जानते हैं कि PV इक्वल टू क्या होता है? nRT, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहां से अगर हम V निकाले तो nRT/P, ठीक है। तो लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि PV इक्वल टू होता है nRT किसी भी गैस के लिए, है ना। ये आपका कंडीशन है आइडियल गैस इक्वेशन का कि प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू होता है nRT के। तो यहीं से हम वॉल्यूम निकालेंगे ना, सारा वैल्यू दिया पुट करके बैठाइए। तो n कितना बताइए, कितना मोल अभी आप निकाले हैं? 1.12। R का वैल्यू फिक्स है 0.0821। T कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री को चेंज कर लीजिए केल्विन में, तो कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। और प्रेशर कितना है आपका? बोलो 1 atm, है ना। तो इसे और याद रखिएगा। चलिए निकल गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करिए तो आता है कितना मालूम है? 22.48 साइड, 24.48 लीटर आता है, 24.48 लीटर, है ना। एक्चुअली देखो यहाँ पर ये जो आएगा ना, सभी इसको इतने मत निकालो, देखो बताता हूँ ऐसे कि अगर हम 1 मोल का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, फाइंड वॉल्यूम ऑफ
एक पूछ लो 1 पॉइंट सिर्फ इतना ही निकालना है, इतना 1 मोल का करने का क्या जरूरत है। ठीक है, तो निकाल रहे थे हम तो यहाँ से भी निकालो। ठीक है, तो nRT/P n 1.12, r का वैल्यू 0.0821, T हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, इसको में जोड़ दो 273 298, अब बाय P कितना है 1, इसको सॉल्व करिए 27 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेट करके आप चेक कर लीजिए 27 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, चेक कर लीजिए 500 गुना करके से। आगे बात समझ में देखो, इसको आगे शायद 27 पॉइंट कितना बोले थे, 27 पॉइंट देख लेते हैं इसको, 4 लीटर, 27.4 लीटर। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम फाइंड हो गया। एक क्वेश्चन निकल गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हमारा फाइंड हो गया वॉल्यूम, एक आंसर यही हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या करता है, also find the pH of solution। सॉल्यूशन का pH भी पूछा है क्वेश्चन में से, क्या पूछा है pH। ठीक है, तो pH कैसे निकालेंगे समझो, find the pH of solution at the end of electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस के एंड में सॉल्यूशन जो है उसका pH आपसे पूछा गया pH। ठीक है ना, तो assume that at the start of electrolysis pH of solution is 7। ऐसा कह दिया गया, इसका कोई काम है नहीं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुरू में इस सॉल्यूशन का पीएच क्या रहा होगा, इसका बहुत ज्यादा काम हमको नहीं है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन में दे दिया है ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए या एक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया। इस सॉल्यूशन का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच जो होगा वो 7 था। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के स्टार्ट होने के समय, है ना, लेकिन उससे हमको नहीं मतलब है, एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया तब आपसे पीएच पूछा क्या होगा। आइए चलिए देखिए, एट कैथोड। ठीक है, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, 100 लीटर लिया गया एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो Na+ भी जाएगा कैथोड पर और H2O भी जाएगा कैथोड पर, Na+B और H2O भी कैथोड पर कौन जाएगा, Na+B और H2O भी जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो ये सोडियम सक्सीनेट जो लिए थे, तो ये तो है, ये भी है, तो सोडियम गया कैथोड पर, वाटर भी होगा कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो Na+ का और H2O दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, H2O का। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम जो 25 एलिमेंट का नाम लिखे थे उसमें देखिएगा सोडियम चौथे नंबर पर आता है, वाटर जो आपका 7वें नंबर पर आता है। और रिडक्शन के केस में हम क्या बताए थे कि कौन सा रिड्यूस्ड होगा, जिसका एसआरपी का वैल्यू ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी का वैल्यू बढ़ता है। तो सोडियम चौथे नंबर पर है, वाटर आपका 7वां नंबर पर है, तो सीधी सी बात है वाटर का एसआरपी ज्यादा होगा। रिडक्शन के केस में वाटर ही रिड्यूस्ड होगा जिसका एसआरपी ज्यादा होता है। तो सोडियम के बनिस्पत वहां कैथोड पर क्या जमा हुआ होगा, वाटर, वाटर का रिडक्शन हुआ होगा। तो एट कैथोड H2O, रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको मालूम है क्या बनता है, H2 गैस लिबरेट होता है और OH माइनस प्रोड्यूस होता है। ये बताइए रिडक्शन के केस में, तो इस रिएक्शन को आप जानते हैं, रिडक्शन का केस का इस रिएक्शन को बड़ी बात ही जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसका 2 मोल जो है, इसके 2 मोल को प्रोड्यूस कर रहा है। 2 मोल मतलब 2 फैराडे, 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, है ना। तो 2 फैराडे चार्ज जो है OH का 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो बताइए इसमें कितना फैराडे हमने फ्लो कराया है। ये एक्चुअली जो हमारा फैराडे यहाँ फ्लो हुआ है वो कितना, इतना फैराडे ना, ये ना। तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि 2 फैराडे जो है 2 मोल OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 0.746 फैराडे जो होगा वो 0.746 मोल
OH माइनस बनाएगा या उतना प्रोड्यूस करेगा। बहुत आसान है, देखते चलिए। कैथोड पर क्या होगा, सोडियम होगा, सोडियम का रिडक्शन होगा या वाटर का, ये आप समझ गए कि वाटर का रिडक्शन होगा। ठीक है, क्यों होगा वाटर का रिडक्शन, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से नीचे आता है हमारा वाटर, सोडियम चौथे पोजीशन पर है, वाटर 7वें पोजीशन पर है। और रिडक्शन के केस में क्या पढ़ते हैं, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वही रिड्यूस्ड होगा। तो सोडियम से वाटर का एसआरपी ज्यादा है, इसलिए वाटर रिड्यूस्ड होगा, तो वाटर का रिडक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए रिडक्शन के केस में क्या रिएक्शन हम लोग लिखे थे पीछे, H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बनाता है, 2H बनता है। तो 2 मोल से यहाँ 2 मोल बना, यानी 2 मोल मतलब 2 फैराडे, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे कहलाता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे हुआ। तो 2 फैराडे से 2 मोल, और एक्चुअली हम कितना फैराडे सब इसमें इंटर करवाए थे सॉल्यूशन में, 0.746 फैराडे। तो 2 फैराडे से 2 मोल, 0.746 फैराडे से 0.746 मोल। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब यहां से देखो बनना आसान हो जाएगा। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, बोलो। मोलरिटी पूछेंगे तो ऊपर में मोल और नीचे वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो मोल अभी आप निकाले हैं 0.746 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, 100 लीटर, 100 लीटर वॉल्यूम है। यहां कर दीजिए आप 100, तो कितना हो जाएगा 0.00746 मोल, है ना। अरे बात समझ में, यानी 7.46 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल। दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए 3 मोल निकला, और हम जानते हैं कि OH माइनस आयन के लिए जो मोल होगा, यानी जो मोलरिटी होगा वही नॉर्मलिटी होगा। OH माइनस आयन के लिए जो मोलरिटी होगा वही नॉर्मलिटी होगा। क्यों, क्योंकि OH माइनस का बैलेंस फैक्टर 1 है, एक ही चार्ज इस पर है, तो जो चार्ज होगा वही बैलेंस फैक्टर कहलाता है। तो जो मोलरिटी होगा सो नॉर्मलिटी होगा, तो यही नॉर्मलिटी हो गया हमारा, या वही मोलरिटी, जो माने समझिए उस चीज को, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए, है ना। आ रही है बात समझ में। चलो तो अब आसान हो गया हमारा, OH माइनस का कंसंट्रेशन पता हो गया, यहां बना देते हैं। तो POH निकालेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, तो नेगेटिव लॉग ऑफ क्या है वहां देखो 7.46 इंटू 10 टू दी पावर -3। चलिए तो आइए पीएच पर, जब क्लोरीन में पढ़ाए थे, इसका कैसे देखेंगे, तो क्या लिखते हैं इसको, मतलब 3 माइनस लॉग इतना, 3 माइनस लॉग इतना, कितना सारा सवाल इस पर बनाए हम लोग। ठीक है, इसका क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ना मैथमेटिकली है, ये पीछे चलाएगा यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, और लॉग इसका घटा देंगे उसमें से, क्या जाएगा 3 माइनस लॉग 7.46। अब लॉग टेबल से इसका वैल्यू देखिए, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, एक में से गया 0, फिर 74 का 6 देखेंगे लॉग टेबल में, बैठा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर शायद 2.13 आता है ना। 3 माइनस यहाँ पर 0.87 आता है वैल्यू लगभग, लॉग 7.46 का वैल्यू होता है 0.87 करीब आते पर, चेक कर लीजिएगा लॉग टेबल से। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा 2.13 आ गया, 2.13। तो POH कितना गया 2.13, इसीलिए pH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 2.13 यानी 11.87। एक आंसर हमारा यहाँ हो गया। अब आप इसको अच्छे ढंग से देखिए, पूरे बोर्ड को मैं सामने कर देता हूं। ठीक है, जहां पर जिसका जो काम आपको कर रहा है शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, जितने अच्छे ढंग से आप इसको देखना चाहते हैं देख लीजिए। मैं 5-10 सेकेंड के लिए इसको यहां पर छोड़ देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, जब तक नहीं समझ में आए तब तक इसको देखते रहिए आप।
ठीक है, तब तक देखना है जब तक ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे ढंग से क्वेश्चन को देखिए, या इसको आप सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट लेकर के देखने में दिक्कत होगा तो नोट कर लीजिए आप, है ना। कैसे कैसे नोट करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ नोट करिए, 1 नंबर में इसको नोट कर लेना है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये बात समझ में, यहाँ तक, यहाँ से लेकर ऐसे नोट कर लीजिए, है ना। फिर दूसरे नंबर में आपको यहाँ नोट कर लेना है ये तो मैं इसी तरह बताया हूँ कि कूलम्ब को फैराडे में कैसे चेंज करेंगे, वो यहाँ बताया, ठीक है। तो दूसरा नंबर में इसको नोट करके आंसर निकालिए। तीसरा नंबर में आप इसको यहाँ से यहाँ नोट करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आप इसको नोट करिएगा, चौथा नंबर में, है ना। अरे बस मैं नंबरिंग कर दिया हूँ, किसके बाद किसको नोट करना है आप देख सकते हैं। इसको अच्छे ढंग से इसको नोट करिए, पूरा बोर्ड भर चुका है इसको बनाते बनाते, ठीक है बच्चों। ये आप समझ लीजिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी बहुत लंबा वीडियो बन गया, ये लगभग 2 घंटे का, पौने 2 घंटे का, है ना। अब इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, अब सारे क्वेश्चन पे एक बार आप देखिए अच्छे ढंग से, और मैं आपको डीपीपी जो सेंड करूंगा उस डीपीपी के ऊपर बैठ कर आपको प्रैक्टिस करना है। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, कि जितना क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस कराया है वही सब क्वेश्चन पर बेस्ड आपका दिया गया डीपीपी, ठीक है। तब तक बच्चों आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने फ्रेंड्स को मैं हर वीडियो में इस चीज़ से आप लोग से कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चे दोस्त आपके आसपास में हैं उन्हें सजेस्ट करिए। जो 11th के बच्चे हैं, 9th के हैं, 10th के हैं, किसी भी क्लास के बच्चे हैं, सबको कहिए जुड़ने के लिए, सबको बेनिफिट होगा, सबको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जो कहीं बाहर से आए हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, पटना, दिल्ली, कोटा, रांची, कहीं भी, तो अगर वो कितनों भी पढ़ाई कर लिए नहीं मतलब, अगर उनको भी चाहिए तो उनको भी बताइए, सजेस्ट करिए कि वो देखे इस तरह से क्वेश्चन मेंस में और नीट में पूछना है। और आप देख रहे हैं मेंस और नीट का डेट अभी दे दिया गया है, अगले 70-75 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो जो बच्चे अभी इस बार एग्जामिनी हैं उनको भी कहिए इस चीज़ का बेनिफिट उठाएं। अपने जूनियर को, हर क्लास के बच्चे को सजेस्ट करिए कि वो शिक्षा वाटिका से जुड़े, इसके वीडियो को शेयर करिए, आप लोग देखिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के पास इस तरह का पहुंचना चाहिए मैसेज कि शिक्षा वाटिका इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग को दे रही है, डीपीपी दे रही है, हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, आपको फायदा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप सजेस्ट करिए अपने फ्रेंड्स को भी, अपने जूनियर्स को, 11th हर क्लास के बच्चे को, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।